नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस 2017 का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं, आपको पता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट मिलेगा BHU बीएड एंट्रेंस से लेकर के। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से हमें यह जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को देखते हैं प्रश्नों को। और प्रश्न का इसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, न केवल हल। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो ये है मतलब कि क्लासरूम में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग मेथड। अब यहाँ पर कुछ लोगों को समस्या हो सकती है कि पाठ्य योजना क्यों नहीं। तो पाठ्य योजना जो होता है वही तभी सक्सेसफुल है जब पढ़ाने की विधि अच्छी हो। तो पढ़ाने की विधि यहाँ पर सबसे अच्छा होगा, सबसे जरूरी फैक्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे प्रभावशाली उपाय मानते हैं। मतलब जिस प्रकार से एजुकेशन का लेवल गिर रहा है तो उसको रोकने के लिए मोस्ट इफेक्टिव स्टेप क्या होगा। तो मोस्ट इफेक्टिव स्टेप यही होगा कि समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाया जाए। मतलब क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट किया जाए, क्वालिटी को सुधारा जाए। पूरे एजुकेशन सिस्टम में जिस प्रकार से फॉल्ट है उसे सही किया जाए। इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन मीन्स कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का पूरा मतलब क्या होता है। तो असेसमेंट ऑफ इन स्कॉलिस्टिक एज वेल एज को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द पीपल्स ग्रोथ। मतलब विद्यार्थी का जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो है, मतलब जो विषय से संबंधित जो ज्ञान है, और इसके अलावा उसके अंदर जो व्यक्तित्व जिसका इस प्रकार से विकसित हो रहा है उसे सह शैक्षिक पहलू कहते हैं। तो उसका पूरा जो है, क्योंकि इसीलिए व्यापक का मतलब यही है कि दोनों फैक्टर को ध्यान में दिया जाए। तो विद्यार्थी के विकास के शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक पहलू का भी निर्धारण किया जाएगा। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक प्रभावशाली अध्यापक है। तो प्रभावशाली अध्यापक वही होगा जो विषय वस्तु को बोधगम्य बनाता हो। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसलिए आप लोगों के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण को। तो ये शिक्षण को बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि समाज केंद्रित। ये क्वेश्चन हमने जो है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से एक अलग से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया था फेसबुक पेज पर भी, आप इसे देख सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ना कि समाज केंद्रित। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा में अचानक एक छात्र आवाज निकालता है, आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे समस्यात्मक होते हैं, उनका उद्देश्य ही रहता है क्लास को डिस्टर्ब करना। तो ऐसे बच्चों को एक आध बार इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इग्नोर कर देंगे, मतलब ध्यान नहीं देंगे, तो क्या करेगा, वो चुप हो जाएगा। तो फिर इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो लर्निंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होगी कि बच्चा सीखने के लिए तैयार है कि नहीं। तो स्टूडेंट का खुद का विल, खुद की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो सीखने के लिए तैयार है, उसके अंदर खुद ही ये कहीं इंटरेस्ट जगा दिया गया, तो बच्चा जो है आसानी के साथ सीख जाएगा। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अधिगम सामग्री, शिक्षक की शिक्षण विधि, सब कुछ निरर्थक हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं होगा जब तक बच्चा खुद सीखने के लिए तैयार ना हो। इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक अध्यापक की कक्षा में अधिकांश छात्र अपनी पढ़ाई में कमजोर हों तो उसे क्या करना चाहिए। विकल्प है, अनदेखी करना चाहिए, केवल कुशाग्र छात्रों पर ही ध्यान देना चाहिए, अपना शिक्षण जारी रखना चाहिए, और चौथा है, अपने शिक्षण की गति को धीमा कर कुशाग्र छात्रों को कुछ अतिरिक्त निर्देशन प्रदान करना चाहिए। तो बात यही होती है दोस्तों कि अगर बच्चा पढ़ करके आया, उसे पहले से पता है, कुशाग्र होगा, इट मीन्स टैलेंटेड होगा, तो पहले से पढ़ा रहेगा, मतलब उसे कुछ आता जाता रहेगा, तो उसको क्लास में उतना मन नहीं लगेगा। तो उसे क्या करें, अतिरिक्त निर्देशन दें, मतलब कुछ ऐसे काम में लगा दें, कुछ उसे ऐसे काम दे दें कि वो मतलब कुछ क्रिएटिव करे, कुछ उससे एडवांस करे। और जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए आप गति धीमी कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जो है एक शिक्षक के रूप में कमजोर और मजबूत दोनों बच्चे को आपको लेकर के चलना होगा। तो इस प्रकार से आप ना केवल किसी एक को लेकर के नहीं चल सकते हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक अध्यापक को कक्षा में छात्रों की सहभागिता बढ़ानी हो तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब यह है कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, लगें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसे करना चाहिए, उसे विषय वस्तु पर वाद विवाद करना चाहिए। वाद विवाद इसलिए, जब वाद विवाद करेंगे तो खुद बच्चे शामिल होंगे। तो
डिस्कस करेंगे एक दूसरे टॉपिक पर। मान लीजिए आपने ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना करके मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो आपने 8 ग्रुप बना दिया, या मान लीजिए 10 ग्रुप बना दिया 5-5 बच्चों का। अब वो आपस में बात रखें, फिर उसमें से कोई एक लीडर हो वो अपनी बात रखे, तो 10 ग्रुप में से सिर्फ 10 आवाज़ आएगी। इस प्रकार से वो एक दूसरे से सीखेंगे, इसी को ही कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों को बच्चों को जो है एक्टिव रखना होगा और उन्हें उनको हमेशा जो है पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ताकि सभी मिल करके काम करें। इससे एक दूसरे से सीखेंगे और आत्महीनता नहीं आएगी उनके अंदर, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है? तो ये होता है, सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है इम्पार्शियल एटीट्यूड की। मतलब यह जो किसी के तरफ बायस्ड ना हो, किसी की तरफ झुकाव ना हो शिक्षक का, तो बच्चे उसे पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तो ये लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 2010 तक का। अगला प्रश्न है, लर्निंग विदाउट बर्डन दस्तावेज प्रकाशित हुए थे। ये प्रकाशित हुए थे दोस्तों 1993 में, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी, उसका शीर्षक ये था लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के कितने पाठ्यक्रम क्षेत्र हैं? तो इसमें पाठ्यक्रम क्षेत्रों को रखा गया है 21 प्रकार के क्षेत्रों को जो है चुना गया था, जिन पर बात रखी गई है। और अगला प्रश्न है, एकलव्य संस्थान ने प्राथमिक शिक्षा का एक अलग प्रकार के उपागम का विकास किया है। तो एकलव्य संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में एक एनजीओ है, तो यहाँ पर चौथा पहला विकल्प सही होगा। तो दोस्तों 2019 का वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन कांग्रेस WEEC जो कि थाईलैंड में किया गया था 2019 का, और अगला जो है दोस्तों प्रेग में होगा, PRAGUA। तो इसकी मेजबानी जो होगी वो किया जाएगा और ये मार्च में होगा, मार्च 2022 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका ने अभी हाल ही में पेरू नाम के वेबसाइट का आरंभ किया, बच्चों में सामंजस्य स्थापन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु किया। पेरू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों पीस एजुकेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन यूनिट। ये श्रीलंका ने लॉन्च किया है। ऐसे ही करंट अफेयर्स जो होते हैं पूछे जाते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जिनके लिए हम आपको टाइम टाइम पर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17th जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं इसे। 18th है, हु हैज़ वन द 2017 ग्लोबल टीचर प्राइज। तो 2017 के कौन थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि 2020 में किसको मिला है, तो ये है रंजीत सिंह डिसाले। इसे आप याद कर लीजिए, इस पर एक वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइडेड है चैनल पर, उसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रदेश की सरकार ने कक्षा 8 तक की सभी कक्षाओं में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी बना दिया है संस्कृत को? तो ये है दोस्तों असम की सरकार। असम सरकार ने कक्षा 8 तक संस्कृत को कंपलसरी किया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 पर। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है। 10 प्रश्न हैं, इन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है? तो इसे अगर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दक्षिण। आगे बढ़ते हैं। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? तो इसमें संबंध होगा कि ए ई का ग्रैंडफादर अर्थात दादा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पी की क्यू आर के बराबर है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो इसे व्यवस्थित करें तो सबसे बड़ा इसमें एस आएगा, सबसे बड़ा एस होगा। अगला प्रश्न है, यदि पेयर को OCLV लिखा जाए तो टाउन के लिए क्या लिखा जाएगा? तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पेयर में और OCLV को कंपेयर करें अगर, तो P में 1 कम करते हैं तो O आता है, लेकिन A में 2 ऐड करते हैं तो C आता है। इसी प्रकार I में 3 ऐड करते हैं और R में जो है ऐड करते हैं, तो इस प्रकार से OCLV आ जाता है। R में अगर 4 ऐड करें STUV, तो इस प्रकार से 2 3 4 ऐड करना होगा। इसी प्रकार से टाउन के लिए अगर करें तो T में 1 कम करें तो S आएगा, इसके बाद O में 2 बढ़ा दें तो आ जाएगा Q। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों SQZR। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा?
तो चौथे स्थान पर इसमें जो है दोस्तों, अगर इसे क्रम से व्यवस्थित करें तो एनक्रोच आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कैलेंडर से, यदि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है तो माह का 19वां दिन क्या होगा? रविवार, सोमवार, बुधवार या शुक्रवार? तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दिन पहले का जो दिन था वो फ्राइडे था, तो 10 दिन बाद जो दिन होगा वो भी फ्राइडे ही होगा, और फिर 17वें दिन जो होगा वो भी फ्राइडे ही होगा। इस प्रकार से उसमें फिर 2 दिन और ऐड कर दें तो संडे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें सही विकल्प होगा संडे। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 17 दिसंबर 2002 को अगर सैटरडे था तो 17 दिसंबर 2003 को संडे होगा, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है एक साल में। इसी प्रकार से 17 दिसंबर 2004 जो है इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो आ जाएगा ट्यूसडे। और फिर 5 दिन और जोड़ें इसमें, क्योंकि 17 5 22 होता है, तो 5 दिन और जोड़ेंगे तो संडे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी सही दिन होगा संडे। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि आप 1 से 100 अंक को लिखेंगे तो कितनी बार 3 अंक मिलेंगे? तो इसे व्यवस्थित करेंगे अगर तो देखेंगे तो इसमें जो है 20 बार 3 अंक मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ब से 3 वर्ष बड़ा है और स से 3 वर्ष छोटा है, जबकि ब और द जुड़वे हैं, ट्विंस हैं। स द से कितने वर्ष बड़ा होगा? तो इसमें जो है दोस्तों आंसर आ जाएगा 6 वर्ष बड़ा होगा। इसे आप हल कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसे समझ लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ब से 3 गुना बड़ा है, स अ से 4 वर्ष पहले 2 गुना बड़ा था, 4 वर्ष में अ 31 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान समय में अ और स की आयु क्या है? दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बावजूद अगर ये कोई आपको क्लियर नहीं है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संकेन स्टोमाटा आर फाउंड इन लीव्स ऑफ। जो संकेन स्टोमाटा है किस प्लांट्स की लीव्स में मिलते हैं? तो ये जो संकेन स्टोमाटा है मोस्टली सक्यूलेंट प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, बट ये आपको पाइनस की लीव्स में भी मिलते हैं। इसकी लीव्स नॉर्मली नेडल की तरह होती हैं, सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर भी पूछा जा चुका है। तो ये ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, जिसको नॉर्मली सेल में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक साइटोसोल और दूसरा ऑर्गेनेल्स, दोनों मिलकर के साइटोप्लाज्म बनाते हैं। तो जो साइटोसोल है मीन्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस होती है। सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी लाइट मोस्ट इफेक्टिव है? सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। जो रेड लाइट है फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इफेक्टिव होती है। मेनली फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू लाइट में ही फोटोसिंथेसिस की रेट हायर होती है। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फार्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फार्मेशंस को क्या कहा जाता है? सो इसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और पॉली एम्ब्रियोनी है, ये जो पॉली एम्ब्रियोनी में एक से बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, सो ये तो होना ही नहीं है। एंड पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस नॉर्मली 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है एरिनोटॉकी। एरिनोटॉकी में एग से मेल एम्ब्रियो बनता है। एंड दूसरा है थैलीटॉकी। थैलीटॉकी में एग से फीमेल एम्ब्रियो बनता है। एंड एम्फीटॉकी से मेल एंड फीमेल दोनों एम्ब्रियो एग से डेवलप हो सकते हैं। तो एरिनोटॉकी आपको हनी बी में मिलती है, जिससे एक से ड्रोन डेवलप होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड होगा, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट है,
विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में मिलते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा पाइनस। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफाजेज आर, बैक्टीरियोफाजेज क्या है पूछ रखा है इसमें। तो बैक्टीरियोफाजेज पहला इसमें बैक्टीरियम विच इन्फेक्ट वायरसेस, तो ये बैक्टीरिया तो है ही नहीं, ये वायरस होते हैं, सो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस, बैक्टीरियोफाज ह्यूमन को भी नहीं इन्फेक्ट करते, सो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरियम, ये साइनोबैक्टीरियम भी नहीं है, सो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। लास्ट है वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियम, सो ये ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट होगा, क्योंकि बैक्टीरियोफाजेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी ये पैरासाइट ऑफ बैक्टीरिया है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज इज कास्ड बाई, जो लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज है किस से होती है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड जो आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई है, इससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, सो ये नहीं होगा। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है कॉल्चिसिन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, कॉल्चिसिन किसके प्रोडक्शन के लिए यूज होती है? तो इसको नॉर्मली पॉलीप्लॉइड सेल ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक कॉल्चिसिन कोल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से ऑब्टेन होती है, जो कि लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। और कोल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन है, जिसमें मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर को ब्रेक कर देता है, सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ टोटल स्टेम पैरासाइट इज, टोटल स्टेम पैरासाइट का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, कस्कुटा जो है टोटल स्टेम पैरासाइट है, सो इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेलम है तो ये पार्शियल रूट पैरासाइट होता है, तो ये नहीं होगा। नेपेंथीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, तो ये भी नहीं होगा, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कस्कुटा है। नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन, ओव्यूल कई टाइप्स के होते हैं, सो इसमें जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है किस में पाया जाता है मुझे रखा है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ओपनसिया होगा। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कैक्टस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सो ओपनसिया में पाया जाता है। जो ब्रेसिका है, ब्रेसिका में कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, सो ये नहीं होगा। एंड लोटस एंड पी भी नहीं होंगे। जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है कॉमन टाइप ओव्यूल होता है, सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड इज, तो इसमें इंडोल एस्टिक एसिड मीन्स ऑक्सिन हार्मोन है, ये नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है, तो इसका प्रिकर्सर क्या है? सो इसका जो प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफान होता है, सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसमें ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल देता है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट है कॉर्क इज इम्परमिएबल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, तो कॉर्क क्यों इम्परमिएबल होता है? तो इसमें नॉर्मली सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है, और कॉर्क का फॉर्मेशन कॉर्क कैम्बियम से होता है। कॉर्क कैम्बियम 2 कंपोनेंट बनाता है, एक कॉर्क और दूसरा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो कॉर्क की सेल्स में सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण कॉर्क इम्परमिएबल होता है एंड इंसेक्ट से भी रेजिस्टेंट होता है, यानी प्लांट को इंसेक्ट वगैरह से भी बचाता है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है कॉफ़ी प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, जो कॉफ़ी है किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रूबिएसी, ये रूबिएसी फैमिली का प्लांट है। नेक्स्ट है इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेंगू फीवर, डेंगू फीवर को ट्रांसमिट करने के लिए
कौन सा इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल है? सो डेंगू एक वायरल डिजीज है जो आर्बो वायरस से होता है और ये एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो द्वारा ट्रांसमिट होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। एनोफिलीज से मलेरिया ट्रांसमिट होता है एंड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो फाइलेरिया डिजीज को ट्रांसमिट करता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एडीज इजिप्टी होगा। नेक्स्ट है क्रॉप मिल्क टू नरिश द यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड बाई। तो जो क्रॉप मिल्क है यंग वन को नरिश करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, तो मेल एंड फीमेल पिजन दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द वॉल ऑफ बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन आर, यानी जो ह्यूमन की बक्कल कैविटी है उसमें किस टाइप की एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सो इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं जो फूड हार्ड स्टफ फूड से प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। सो स्क्वामस एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो विडाल टेस्ट किस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? सो इस विडाल टेस्ट टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और ये साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया से कॉज होता है। सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें स्कारलेट फीवर को डिटेक्ट करने के लिए डिक टेस्ट यूज किया जाता है एंड ट्यूबरकुलोसिस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए मैंटॉक्स टेस्ट यूज किया जाता है। सो इसका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन। तो जो वर्ल्ड एड्स डे है किस दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड द रिदमिक फिनोमिनॉन दैट अकर एवरी 24 आवर्स। तो एवरी 24 आवर्स पे रिदमिक फिनोमिना को क्या कहते हैं? सो ये जो सर्कैडियन रिदम है बोलते हैं उसी को 24 आवर रिदम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड होगा। और सर्कैडियन रिदम के लिए ह्यूमन में जो पीनियल ग्लैंड है रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इक्थियोफिश क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी आ चुका है। सो इक्थियोफिश एम्फीबियंस हैं और इसको लिम्बलेस एम्फीबियंस भी कहते हैं या फिर ब्लाइंड वॉर्म भी कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट है बुक लंग्स आर रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ। बुक लंग्स किसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं? सो बुक लंग्स एरेक्निडा क्लास में मिलते हैं और जो स्कॉर्पियन है एक एरेक्निड्स है। सो स्कॉर्पियन में बुक लंग्स मिलते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। ह्यूमन एंड कैट में लंग्स मिलते हैं एंड कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम मिलता है रिस्पिरेशन के लिए। सो ये नहीं होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है स्कॉर्पियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस है, तो किस ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कहते हैं और ये किससे बनता है? तो ये फैट एंड प्रोटीन से जब ग्लूकोज बनता है तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई अदर सोर्स से बने तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलें। सो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोजेनेसिस कब बोलेंगे? जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनेगा तब ग्लूकोजेनेसिस बोलेंगे। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिल्वर फिश इज, सिल्वर फिश क्या है? तो सिल्वर फिश ये फॉल्स फिश है और एक आर्थ्रोपोड्स है, इसका साइंटिफिक नेम लेप्सिमा होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा और ये एक इंसेक्टा है। नेक्स्ट है निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, जो निमेटोसिस्ट या निडोसिस्ट सेल हैं किस फाइलम में प्रेजेंट होती हैं, किस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिलेंट्रेटा। ये सिलेंट्रेटा फाइलम में पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, ओबेलिया, जेलीफिश, इन सब में पाई जाती हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आ चुका है। नेक्स्ट है क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इन, ये भी जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन अ कोडान, किसी एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे इनिशिएशन कोडान है AUG। सो इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, एडिनाइन, यूरेसिल एंड गुआनिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो। नेक्स्ट है काला जार इज ट्रांसमिटेड बाई, काला जार डिजीज है, किससे ट्रांसमिटेड होती है? तो काला जार प्रोटोजोवन से होती है, जो प्रोटोजोवन है लिस्मानिया डोनोवेनी, तो उससे होती है। और इसको ट्रांसमिट करने वाली जो फ्लाई है सैंड फ्लाई है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है? सो DNA है, DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड कंट्रोवर्शियल फ्लेवर इन्हेंसर इज, सो जो फ्लेवर इन्हेंसर है वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये कई टाइप्स के डिजीज भी कॉज करता है। सो ना तो ये शुगर ही है और ना ही ये साल्ट है, सो ये कंपाउंड है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। इसको फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री हो गई एंड अदर जगह इसका यूज किया जाता है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है रेड पॉम ऑयल इज अ सोर्स ऑफ, रेड पॉम ऑयल है किसका सोर्स है? तो रेड पॉम ऑयल से बीटा कैरोटीन ऑब्टेन होता है, यानी कि बीटा कैरोटीन का सोर्स है। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गिव अ साइंटिफिक टर्म फॉर क्रैकिंग एट द एंगल्स ऑफ द माउथ, इसमें कह रहा है कि जो माउथ है, माउथ एंगल से क्रैक होने लगता है, तो उसको साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यानी कि साइड से जब माउथ क्रैक हो रहा है तो उसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। ग्लोसाइटिस यानी कि जब टंग में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, स्वेल करने लगे, तो उसको ग्लोसाइटिस कहते हैं। सो ये नहीं होगा। डर्मेटाइटिस स्वेल इन्फ्लेमेशन इन स्किन, सो ये भी नहीं होगा। प्लेग्रा डिजीज विटामिन नियासिन की डिफिशियंसी से होता है, सो ये भी नहीं होगा। सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एंगूरा वूल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ, एंगूरा वूल किसके हेयर से तैयार किया जाता है, बनाया जाता है? सो रैबिट के हेयर से एंगूरा वूल मेड किया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। एंड जो पासमीना वूल होता है कश्मीरी गोट से प्रिपेयर किया जाता है। सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रैबिट।